हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 12 मार्च 2026 को जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 13 मार्च को इकोनॉमिक्स का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, ये होने वाला है। ठीक है ना। तो आप सभी के 12 और 13 मार्च के पेपर के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, दूसरा वाला सैंपल पेपर। तो आज की ये वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट 2 की रहेगी। जी हाँ बच्चों, इससे पहले पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया था, और पार्ट 1 के अंदर हमने अपना जो खंड नंबर आ है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ठीक है ना, 40 मार्क्स का, ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम अपना खंड बा देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश में देखें तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, आप सभी बच्चों को एक बार फिर से अगेन आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी फीडबैक के बारे में सारी चीजें। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पार्ट 2 की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम खंड बायान की व्यष्टि अर्थशास्त्र इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया था, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाला। आगे बढ़ेंगे हम अपने सेक्शन बी की तरफ। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस पेपर का जो हमारा सेक्शन है जिसे हमें डिस्कस करना है, सेक्शन नंबर बी 40 अंक का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, जिसमें हमारी दूसरी वाली किताब प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, देखिए इस सेक्शन में क्या है कि सबसे पहले आपके 10 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इन 10 एमसीक्यू में से 2 में आपको अथवा भी मिला हुआ है। ओके, तो टोटल आपके जो है वो 12 एमसीक्यू बन जाते हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले आप भी गैस करना कि किसका कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें 2 कथन दिए गए, हमें ये देखना है कौन सा कथन सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं। ओके, पहला क्वेश्चन यानी कि कथन क्या कहता है। कथन पहला ये कहता है, स्पष्ट लागत वे मौद्रिक भुगतान होते हैं जो कि उत्पादक के द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो स्पष्ट लागत क्या होती है, ये वे वास्तविक मौद्रिक भुगतान होते हैं जो कि उत्पादक के द्वारा अपने कारक और गैर कारक में उपयोग लाए जाते हैं। ठीक है, अब है कथन 2 कि इन स्पष्ट लागतों का जो स्वामी होता है, जो स्वामी है वो उत्पादक स्वयं नहीं होता है। ठीक है, अर्थात ये जो स्पष्ट लागतें होती हैं इनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं होता है, जैसे कि मजदूरी हो गया, वेतन का भुगतान हो गया, किराया हो गया या फिर ब्याज हो गया। ठीक है, इनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं होता है। तो यानी कि आपका कथन ए भी सही है और ये दूसरा भी सही है। तो क्या बोलेंगे, दोनों कथन, पहला और दूसरा, ये दोनों सत्य हैं। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए कि स्टेटमेंट 1 जो है आपकी एक्सप्लिट कॉस्ट के बारे में, ये भी सही है, और उसके बाद में उसके ऑनर की बात की जाती है एग्जाम्पल के साथ में, तो ये भी सही है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कि आर्थिक समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो किस कारण से अराइज होती है। ठीक है, क्या ये संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से होती है। ठीक है, क्या ये, एक सेकेंड, हाँ, फिर है कि एक राष्ट्र की उच्च जनसंख्या से ऐसा होता है, क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता से होता है, या फिर उत्पादक अधिकतम लाभ चाहता है इससे होता है। तो इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं, किससे होता है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी, ए राइट है बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो है अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि सीमांत उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता जो है वो अंतिम उपयोग की गई इकाई से प्राप्त उपयोगिता है, यानी कि जो अंतिम उपयोग की गई इकाई है उससे जो प्राप्त उपयोगिता है उसको बोलते हैं सीमांत। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब सीमांत को जोड़ा जाएगा तब क्या बनेगा,
तो इसीलिए क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता का जोड़। जब हम सीमांत उपयोगिता को जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है कुल उपयोगिता। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में marginally utility is derived from last used unit and the total utility is sum of marginally utility. Okay, अब है क्वेश्चन नंबर 21, टी आर इज इक्वल टू टी सी। इसकी स्थिति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो टी आर इज इक्वल टू टी सी की स्थिति में क्या सही होगा? क्या इसमें असामान्य लाभ होगा, हानि होगी, गुप्त लाभ होगा या फिर सामान्य लाभ होगा? किस प्रकार का लाभ या हानि होगी? तो ये होगी सामान्य लाभ। ठीक है, डी राइट है आपका। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि समविच्छेद बिंदु की स्थिति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर तो आपको पहले में ही दिया गया है, ठीक है ना। ये जो है ना यहाँ पे यही इसका आंसर है। ठीक है, टी आर इज इक्वल टू टी सी, इट इज समविच्छेद बिंदु की स्थिति में दिए गए विकल्प राइट है। ओके, इंग्लिश में आ जाएंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी इसका राइट है और इसका भी डी ही राइट है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जब कुल उत्पाद गिरता है, यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है, तब सीमांत उत्पाद का व्यवहार क्या होगा? ठीक है, जो मंजिल प्रोडक्ट है वो कैसा होगा? सिंपल सी बात है, जब कुल उत्पाद गिरेगा तो सीमांत उत्पाद भी गिरेगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि सीमांत उत्पाद जो है ये ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ये निगेटिव में चली जाती है। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार कीमत, अब आपको ये बताना है कि जो बाजार संतुलन है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बाजार कीमत क्या होती है। ठीक है, तो बाजार कीमत में बेसिकली बाजार कीमत जो है ना वो उस स्तर पे होती है जहां वस्तु की ना तो कमी होती है और ना ही तो अधिकता होती है। ठीक है, तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार कीमत उस स्तर पे होती है जहां वस्तु की ना तो कमी होती है और ना ही तो अधिकता होती है। ओके, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। अब है क्वेश्चन नंबर 24, बजट रेखा वाई के अवरोधन द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो बजट रेखा वाई है इसके अवरोधन के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो इसके अवरोधन के द्वारा उपभोक्ता की आय का अनुपात और वाई अक्ष पर दर्शाएगी वस्तु का मूल्य होता है। ठीक है, बी वाला आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आप मैच करते चलना कि आप जो अंदाजा लगा रहे हो उसमें से कौन सा राइट है आपका। ओके, तो बी वाला आपका राइट है। उसके बाद है वस्तु की पूर्ति का संबंध है, अर्थात जब हम बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स तो इसका रिलेशन किससे है? ठीक है, तो किससे है भाई? इसका रिलेशन है कि समय के किसी बिंदु पर वस्तु की वह विभिन्न मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत हैं, इसी को वस्तु की पूर्ति बोला जाता है। यानी कि किसी भी एक टाइम पीरियड में वस्तु की जो क्वांटिटी है वो उतनी होनी चाहिए जो कि किसी भी कीमत के आधार पर हम उसे बेच सकें, इसी को हम वस्तु की पूर्ति बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ commodity that are afford for sale at different prices at any point in time. ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन 25 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें से एक तो आपका एमसीक्यू कंप्लीट होगा, साथ ही आपका एक 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होगा। अभी बताता हूं कैसे। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होती है। इट मींस कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में आपको अगर बताना हो कि इसकी 3 विशेषताएं लिखिए तो आप कैसे बताओगे? अब इसी में से आपको वो 3 विशेषताएं मिल जाएंगी। बस मिल गया आपको 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब ध्यान से समझते हैं कि एक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, ठीक है, जो एक प्रतियोगिता बाजार होता है, खुला बाजार होता है, उसमें कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो सबसे पहली बात तो ये कि इस ओपन मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो उद्योग पहले से उपस्थित हैं, ठीक है, और जो नई प्रवेश करने वाली फार्म होती हैं, इनकी अपेक्षा कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाती। यानी कि जो पहले से ही होती हैं और नई कंपनी आती है, दोनों में ज़्यादा कोई लाभ नहीं उठा पाता। बिल्कुल ठीक है। वस्तु की बाजार कीमत पर कोई भी अकेली फार्म विशेष प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं। अब तो अगर कोई प्राइस 10 रुपये है, तुम्हारी कंपनी 9 कर दिया, तो अगली कंपनी भी 9 कर देगी, तो क्या ही फायदा रहा उसका, है ना। तो वस्तु की बाजार कीमत पर कोई भी एक कंपनी जो है वो कभी प्रभाव नहीं डाल पाती है।
ठीक है। उसके बाद में उद्योगों में प्रवेश के लिए विशेष बाधाएं होती हैं। क्या ऐसा होता है कि जहाँ पे ओपन मार्केट है वहाँ पे कभी भी किसी कंपनी को अपने देश में लाने के लिए, जहाँ पे जिसने खुले द्वार की नीति बना रखी है, वो 50-70 की बाधा लगाएगा? लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। तो आपका सी वाला जो है ना, ये प्रतियोगिता बाजार में नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे क्रेता होते हैं, ये तो है ही। अब 3 नंबर में अब आपसे ये पूछा जाए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए, तो कैसे बता दोगे? पहला, दूसरा, चौथा बता दोगे और ये बताओगे कि उद्योगों में प्रवेश के लिए विशेष बाधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, लीजिए 4 पॉइंट आपको मिल गए। ओके, तो एमसीक्यू भी हो गया और आपका 3 नंबर का भी। इसी प्रकार से इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट एक्वायर इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? इट इज देयर आर स्पेशली बैरियर्स टू एंटर इनटू इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस नहीं, कंपनीज आएगा बेसिकली। ओके, अब एक और क्वेश्चन है इसी के बारे में, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के रूप में उद्योग कीमत निर्धारक होती है तथा फार्म कीमत स्वीकारक होती है। अर्थात जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है इसमें उद्योग जो हैं ये कीमत निर्धारक होते हैं और जो फर्म होते हैं ये कीमत स्वीकारक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म समरूप उत्पाद बेचते हैं। ठीक है, एक तरफ तो कीमत की बात की जा रही है और दूसरी तरफ क्या नाम है, उत्पाद बेचने की बात की जा रही है। तो क्या ये दोनों कारण और अभिकथन हैं? तो बिल्कुल ठीक, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ओके, तो क्या बोलेंगे? अभिकथन ए सही है, कारण आर दोनों सत्य हैं, बट आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में सेक्शन ए है, मतलब सेक्शन ए राइट है, रीजन राइट है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट है। ओके, तो आप समझ गए कि 10 एमसीक्यू में से आपके टोटल कितने राइट थे। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 28, बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना मैं भूल गया, वो ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको किन्हीं 3 के बारे में विशेषताएं बतानी है। या तो आप बाजार संतुलन, पूर्ण प्रतियोगिता, उच्चतम कीमत, एक वस्तु की अतिरिक्त मांग यानी कि अधिक की मांग, इनमें से किन्हीं 3 को आप समझा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको इन चारों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, परिभाषाएं हैं, आ सकती हैं पेपर में, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। तो आंसर लिखेंगे। सबसे पहले है बच्चों बाजार संतुलन। इसका क्या अर्थ होता है? बाजार संतुलन का अर्थ उस अवस्था से होता है जब बाजार मांग पर पूर्ति के बराबर होती है। अर्थात ये बेसिकली उस सिचुएशन को दर्शाता है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के इक्वल होता है। जब जितनी मांग है बाजार में उतनी ही पूर्ति हो, इसको हम बाजार संतुलन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है पूर्ण प्रतियोगिता। इसका अर्थ होता है एक ऐसी बाजार संरचना जहां बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप वस्तु का लेन देन करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जब बहुत सारे क्रेता विक्रेता एक साथ जो कीमत निर्धारित की जाती है उस पर वस्तु का लेन देन करते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, एक बहुत ही बड़े लेवल पे। ठीक है, फिर है उच्चतम कीमत। इसका अर्थ है एक वस्तु की अधिकतम कीमत को संतुलन कीमत से कम स्तर पर निर्धारित करना। अर्थात उच्चतम कीमत का क्या मतलब है? इसका अर्थ ये होता है कि एक वस्तु की जो अधिकतम कीमत है उसको संतुलन कीमत से कम स्तर पर निर्धारित करके रखना, जिससे कि बाजार संचालित बना रहे। ठीक है, चौथा है अतिरिक्त मांग। इसका अर्थ उस अवस्था से होता है जब प्रचलित बाजार कीमत पर मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा से अधिक हो। तो अतिरिक्त मांग क्या हो गई कि जो बाजार में कीमत प्रचलित है, ठीक है, उसकी मात्रा पूर्ति की गई मात्रा से अधिक हो, इसको अतिरिक्त मांग बोलते हैं। ओके, यानी कि बाजार में जो है इतना मांगा गया, ठीक है, अब उससे अधिक जब आप पूर्ति करोगे इसको अतिरिक्त मांग बोलते हैं। ओके, तो 28 आपको समझ में आ गए। ये 4 टर्म्स हैं आपकी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में आता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का कंपटीशन क्या मतलब है, हाईएस्ट प्राइस क्या होती है, एंड जो एक्सेस डिमांड है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में यहाँ से पढ़िए। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस सेलिंग एंड एक्सेस डिमांड, ये क्या होती है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट प्राइस का मतलब है प्राइस सेलिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये भी 3 नंबर का है। अब इसमें अथवा आ गया है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि क्या उत्पादन करें, इसकी केंद्रीय समस्या को समझाइए। तो क्या उत्पादन करें, इसकी समस्या क्या होती है, ध्यान से समझो। देखो, समस्या इस प्रकार से है, क्या उत्पादन करें। एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों से बहुत वस्तुओं
और सेवाओं के लिए विभिन्न संभव सम्मिश्रणों का उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात कोई भी देश जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, उसके पास में जो रिसोर्सेस हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी सेवाओं का निर्माण कर सकती है। पर समस्या ये होती है कि समझ में नहीं आता कि हमें उत्पादन करना क्या चाहिए, हमें सेवा कौन सी उत्पादित सेवा बनानी चाहिए, कौन सी सेवा लोगों को देनी चाहिए, ठीक है ना। यदि एक वस्तु का उत्पादन हमने गलती से अधिक कर लिया तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो संसाधन है वो हमारे पास बचेंगे ही नहीं। इसीलिए अर्थव्यवस्था के समक्ष ये समस्या होती है कि वो पहले तो ये डिसाइड करे कि उसे उत्पादन करना क्या है, ठीक है, क्योंकि संसाधन बहुत सीमित है। अगर हमने किसी का ज्यादा उत्पादन कर दिया तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए क्या उत्पादन करें पहले ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आगतों की कीमतों में परिवर्तन, अब चाहे फिर वो वृद्धि हो फिर चाहे वो कमी हो, तो आगतों की कीमतों में परिवर्तन का वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो आइए समझते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मेनली इसके दो प्रभाव होते हैं। कौन कौन से, तो इसको एक बार मैं पूरा सही से करूं। हाँ देखो, सबसे पहला तो है कि आगात की कीमतों में वृद्धि का पूर्ति पर प्रभाव, यानी कि जब कीमतों में वृद्धि होती है तो इसका पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगतों की कीमत में वृद्धि से वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाती है, यानी कि जब हम किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देते हैं तो फिर वस्तु की पूर्ति ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्यों भाई, क्योंकि आगतों की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन बढ़ जाता है और लागत में वृद्धि होने से उत्पादक का लाभ कम हो जाता है, जिससे कि वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसलिए जब कीमत बढ़ती है तो जो पूर्ति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब क्यों होती है तो ये आपको बता ही दिया। अब दूसरा टर्म देखिए कि आगात की कीमतों में कमी का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आगात की कीमतों में कमी होगी तो इससे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि आगतों की कीमतों में कमी से वस्तु का उत्पादन जो लागत है वो घट जाएगा। अब जब लागत में कमी होगी तो उसका जो प्रोडक्शन करता होगा उसका लाभ ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लाभ में होने वाली वृद्धि जो है वो उत्पादक को पूर्ति में वृद्धि के लिए प्रेरित करेगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब भी आगात की कीमतों में परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ति किस प्रकार से वृद्धि होती है, कैसे कमी होती है, ये सारी बातें यहाँ पे थी, ठीक है। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस वन, ठीक है। आपके सामने ये पॉइंट्स है, यू कैन राइट एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी। एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस दैट इज की व्हाट इफेक्ट डज चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स हैव ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरएवर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट में समझाना है। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है प्राइस का, जब हम बेसिकली इसको इफेक्ट इंक्रीज करते हैं गुड्स पे, ठीक है, सप्लाई पे क्या इफेक्ट होता है, और जब हम प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो इसका सप्लाई पे क्या वो पड़ता है इफेक्ट, वो यहाँ से देख सकते हैं। ओके चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला, मांग का नियम, मांग अनुसूची और मांग वक्र को परिभाषित कीजिए। और सर जी अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे आपका मांग को लेकर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किताब में, वो पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर होगा। मांग का नियम, मांग की अनुसूची, मांग का वक्र, मांग की कीमत लोच क्या होती है और मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, सारी बातें एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3-4 सैंपल पेपर में समझा देंगे। ओके बच्चों, तो पहले 30 का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मांग का नियम का क्या अर्थ होता है। तो यह नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान हों तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मात्रा घटती है और उस वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, अर्थात कीमत तथा मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। देखो देखो ध्यान से समझो, बेसिकली मांग का नियम क्या दर्शाता है, ये बताता है कि यदि अन्य बातें समान हो, ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा घट जाती है। जैसे कोई भी वस्तु है, उसका जब प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो सिंपल सी बात है उसकी मांग तो कमी हो जाएगी। उस वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी। अब कोई वस्तु है
अगर वो सस्ती हो जाती है तो उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, मांग ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अर्थात कीमत और मांग मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा ऋणात्मक संबंध? अगर मांग ज़्यादा है तो कीमत कम है, ठीक है, कीमत ज़्यादा है तो मांग कम है, तो ऐसा हो जाता है। फिर मांग अनुसूची आती है। मांग अनुसूची वह तालिका है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग मात्राओं को दर्शाती है। अब ये दो प्रकार से होता है, एक तो व्यक्तिगत मांग होती है और एक बाजार मांग, यानी कि पूरे बाजार में किसकी वस्तु की मांग है और एक पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को किसकी मांग है, ये होता है, ठीक है, मांग अनुसूची के अंतर्गत। फिर आता है मांग वक्र। क्या है? तो मांग तालिका यानी कि मांग जो अनुसूची है, इसी का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी कि इस प्रकार से रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। अर्थात मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग मात्रा को दर्शाने वाला एक वक्र है। यह ऋणात्मक ढाल का होता है जो वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। ये दो टाइप का होता है, व्यक्तिगत और बाजार मांग। ओके, तो मांग अनुसूची और मांग वक्र ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको अभी तीनों टर्म समझ में आ गए कि मांग का नियम क्या है, अनुसूची क्या है और मांग वक्र क्या होती है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था कि मांग की कीमत लोच क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो आइए समझिए। देखिए, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मक प्रतिशत परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में मापती है। ध्यान से समझो, मांग की कीमत लोच का अर्थ यह है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो उसको प्रतिशत में दर्शाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि मांग की मात्रा में जो भी प्रतिक्रियात्मक प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको संख्या के रूप में मापती है ये। ओके, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो डिपेंड करता है किसी वस्तु की जो कीमत है, मांग जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि वस्तु की प्रकृति क्या है, ठीक है, उपभोक्ता की आय कितनी है, कितनी समयावधि में मिलता है, वस्तु की विविध प्रयोग हैं, उपभोक्ता की आदत क्या है, जैसे शराब गुटखा वगैरह हो गई, ठीक है, स्थान पर वस्तु की उपलब्धता क्या है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पे किसी वस्तु की जो मांग की कीमत है, मांग की कीमत लोच जो है वो प्रभावित होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी को इंग्लिश में देखो कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, डिमांड ऑफ शेड्यूल, इसके दो टाइप्स कौन से होते हैं, और जो डिमांड कर्व है उसके बारे में क्या पॉइंट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस क्लासिटी ऑफ डिमांड। तो देख सकते हैं आप प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है और किस प्रकार से ये इफेक्ट होती है, इसके बारे में भी ये पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप इंग्लिश में, देखिए हिंदी में समझाता जाऊंगा, इंग्लिश में आप देख लेना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु बाजार संतुलन में है, उस बाजार कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक साथ कमी होती है, इसका प्रभाव समझाइए। ध्यान से समझो, एक वस्तु है कोई भी, ठीक है, वो बाजार में अभी संतुलित है, ठीक है, उस बाजार कीमत पर आपको वस्तु की मांग और पूर्ति में जब एक साथ कमी होती है तो इसका क्या प्रभाव बाजार पे, क्या प्रभाव पूर्ति पे, क्या प्रभाव वस्तु पे पड़ता है वो समझाओ। ओके, अब ध्यान से देखो, इस मामले में ना तीन संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी संभावना भाई? तो सबसे पहली संभावना ये होती है कि यदि मांग में सापेक्ष यानी कि प्रतिशत कमी पूर्ति में कमी से अधिक होती है तो कीमत घटेगी। देखो देखो ध्यान से देखो, यदि मांग में सापेक्ष यानी कि जो प्रतिशत कमी है, ठीक है, ये पूर्ति में कमी से अधिक होती है तब प्राइस तो घटेगा। ठीक है, उसके बाद बाजार में पूर्ति अधिक होने के कारण कीमत घटेगी। आप कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, अगर वो बाजार में जितनी चाहिए उतनी हो जाती है तो सिंपल सी बात है उसकी कीमत घट जाएगी। अतः संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में कमी हो जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि यदि मांग में सापेक्षित यानी कि प्रतिशत कमी पूर्ति में कमी से कम है तो कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि मांग जो है जो पूर्ति है उससे कम है बेसिकली, तो कीमत बढ़ेगी। बाजार में मांग अधिक होने के कारण कीमत बढ़ जाएगी। अब बाजार में मांग है, ठीक है, वस्तु कम है ना, बाजार में मांग ज्यादा है, वस्तु कम है, तो कीमत सिंपल सी बात है बढ़ी जाएगी, है ना। इसीलिए संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में कमी होगी। उसके बाद यदि मांग में
जो सापेक्षित यानी कि प्रतिशत है, ये जो कमी है ये पूर्ति में कमी के बराबर है, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा बाजार चलता हुआ आया था वैसा ही चलेगा। अतः संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा और संतुलन मात्रा में बल्कि कमी और हो जाएगी। ओके, 3 संभावनाएं बनती हैं कि जब अगर कोई वस्तु बाजार में संतुलित है और उसी बाजार की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो तो क्या होता है, 3 संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देखो। A commodity market is in equilibrium. There is a splitness decrease in the demand and supply of the commodity at the market price explain its effect. So there is 3 possibilities. अब वो 3 possibilities कौन कौन सी हैं आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड ये और थर्ड आपकी ये वाली है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखो। समझाइए कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, क्या कहा गया है, आपको यह समझाना है कि किसी भी वस्तु की जो संतुलन की कीमत होती है, ठीक है, वो उसी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित की जाती है जिस पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। तो ऐसा करने के पीछे कई रीजन हैं, तो कौन कौन से हैं आइए ध्यान से समझते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो। यदि मांग पूर्ति से अधिक है तो क्रेता उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि जो मांग है अगर वो पूर्ति से अधिक है तो क्रेता उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे जितनी वह खरीदना चाहते हैं। अतः क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कीमत बढ़ने लगती है, जिसके कारण मांग में संकुचन और पूर्ति में विस्तार होने लगता है। और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो पहली संभावना तो ये हो गई। दूसरी, इसी के विपरीत यदि पूर्ति मांग से अधिक है तो विक्रेता उतनी वस्तुएं नहीं बेचेंगे जितनी कि वह बेचना चाहते हैं। अतः विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होगी जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें गिरने लगेंगी। ठीक है ना, ये होता है जब कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद इसके कारण मांग में विस्तार होता है तथा पूर्ति जो है वो नीचे गिरने लगती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए। तीसरी, वस्तु की संतुलन कीमत उसी उत्पादन स्तर पर निर्धारित होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, तो ये 3 संभावनाएं आपकी यहाँ पे बनती हैं कि जब भी किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसी उत्पादन स्तर पे होती है, मतलब निर्धारित की जाती है, तो उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, चलिए इंग्लिश में। Explain why the equilibrium price of a good is determined at a production level at which demand and supply of that good are equal. तो क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में ये पॉइंट आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये 6 नंबर के हैं। ठीक है, और साथ ही ये वे क्वेश्चन है जो कि पिछले 5 से 8 सालों में, आप ये कह सकते हैं पिछले 10 साल के पेपर में कई बार आए हैं। ठीक है, तो हम ये जो 3 से 4 सैंपल पेपर आपके डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उन्हीं में से क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। ठीक है, जिसके चांस हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का पहला क्या कहता है, अनादिमान वक्र किसे कहते हैं और अनादिमान वक्रों की विशेषताएं लिखिए। तो देखो विशेषताएं 5 हैं और वक्र किसे कहते हैं ये एक सेंटेंस में आ जाएगा, तो लिखते हैं। पहले बताते हैं कि अनादिमान वक्र क्या होता है। ओके, तो अनादिमान वक्र जो है ये 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अर्थात अनादिमान वक्र क्या है, ये 2 वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जिससे कि उपभोक्ता को संतुष्टि समान प्राप्त हो। ठीक है, अब बारी आती ये है कि अनादिमान वक्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहली विशेषता ये है बच्चों कि अनादिमान वक्र ऋणात्मक ढलान वाले होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक वस्तु की इकाइयों की अधिक मात्रा का उपभोग यदि हमें बढ़ाना है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की जो इकाइयां हैं उसको त्याग करना होगा, तभी संतुष्टि स्तर समान रहेगा। दूसरी विशेषता, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत उदार होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, अर्थात
उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब है तीसरा वाला कि अनादिमान वक्र ना तो कभी एक दूसरे को छूते हैं ना ही काटते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दो अनादिमान वक्र संतुष्टि के दो अलग अलग स्तर को प्रदर्शित करते हैं। यदि ये एक दूसरे को काटे या कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, जो कि असंभव है। ठीक है, जो कि हो ही नहीं सकता। चौथा, ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, अर्थात यह उपभोक्ता के एक दिष्ट अधिमान के कारण होता है। उच्च अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के उन बंडलों को दिखाता है जिन पर निम्न अनादिमान वक्र की तुलना में एक वस्तु की मात्रा अधिक है तथा दूसरे की कम नहीं है। ओके, तो अनादिमान वक्र की ये विशेषता है और ये अनादिमान वक्र होता है। ओके बच्चों, अब इसी के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? पूर्ति तथा पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहला टर्म है पूर्ति, फिर पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल, पूर्ति वक्र का ढाल एंड किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान से समझो। पहले पूर्ति की बात करते हैं। जब एक विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर तथा एक निश्चित समय अवधि में जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है, उसे उस वस्तु की पूर्ति कहते हैं। यानी कि कोई भी एक व्यापारी है, ठीक है, वो किसी वस्तु को किसी भी कीमत के आधार पे एक निश्चित मतलब विभिन्न कीमतों के आधार पे एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है, उसे वस्तु की पूर्ति बोलते हैं। पूर्ति वक्र क्या होता है? तो पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है जो कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाता है। फिर पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल। तो पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। यह वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति के प्रत्यक्ष के संबंध को बताता है। अब पूर्ति वक्र की ढाल निकालते कैसे हैं? तो पूर्ति वक्र की ढाल इज इक्वल टू कीमत में परिवर्तन बटे में पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अब किसी वस्तु की जो पूर्ति है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि वस्तु की कीमत क्या है, उस वस्तु से संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, आगातों की कीमतें क्या है, खरीदने वालों की कीमत किस हिसाब से रहेगी, उत्पादन की क्या तकनीक है, फार्म की क्या संख्या है, फार्म का क्या उद्देश्य है, उस वस्तु को बनाने का उद्देश्य क्या है, कर, आर्थिक सहायता से संबंधित जो सरकारी नीति है वो क्या क्या है इसमें। तो इन सभी के आधार पे किसी वस्तु की पूर्ति जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आपका ये है, दूसरा वाला फीचर आपका ये है, तीसरा ये है जो इसकी विशेषता है बेसिकली, चौथा आपका ये है। फिर यहाँ पे आता है व्हाट इज कॉल्ड सप्लाई एंड सप्लाई कर्व एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। तो लिखेंगे सप्लाई क्या होती है, तो सप्लाई के बारे में आप ये समझाएं। सप्लाई कर्व क्या होता है तो इसके बारे में ये समझाएं। सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप उसके बारे में ये समझाइएगा और इसको निकालते कैसे, तो ये है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इट इज दिस वन। ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर के भी 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो पेपर में हमने आपके लिए मैथ वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है ना, अब मैथ वाले क्वेश्चन नहीं लिए इसके पीछे का कारण ये है कि आप सभी बच्चों की जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें बहुत से मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसमें से मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मैथ आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो 34 क्या कहता है? बाजार के प्रमुख रूप पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं तथा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं एवं निहितार्थ को समझाइए। विशेषताएं और निहितार्थ समझाने, तो आइए ध्यान से समझिए। पहले पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह स्वरूप है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता उद्योगों के द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। इसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं।
अब पूर्ण प्रतियोगिता की कई विशेषता हैं और कई निहितार्थ हैं। ओके, तो सबसे पहला निहितार्थ है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। ठीक है, तो इसका ये तो विशेषता हो गई। अब निहितार्थ क्या है इसका? निहितार्थ ये है कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की जब अत्यधिक संख्या होती है तो इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी अकेला क्रेता बेचने वाला स्वयं बाजार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत मांग वस्तु की कुल बाजार मांग में कोई भी 0.001% डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अतः वह अपनी मांग कम या ज्यादा करके बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज होती है। उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता में फार्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक फार्म अपनी स्वयं की पूर्ति को कम या अधिक करके कुल बाजार पूर्ति पर कोई प्रभावपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः बाजार कीमत किसी एक व्यक्ति की, किसी एक फार्म की कीमत से अप्रभावित रहती है। ठीक है, कब ऐसा होता है? जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा बाजार में होगी, तब होता है ऐसा। ओके, सेकंड, समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग की सभी फार्मों का उत्पादन समरूप होता है। निहितार्थ, कीमत जो है ये समान रहती है। ठीक है, फिर पूर्ण ज्ञान आता है, तो सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। निहितार्थ क्या है कि कोई भी फार्म बाजार कीमत से भिन्न कीमत नहीं हो सकती, अतः बाजार में एक ही कीमत होगी। उसके बाद फार्म में प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता। ऐसा क्या है? तो निहितार्थ ये है कि उद्योगों में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है तो नई फर्म प्रवेश करती है। अर्थात कोई 10 कंपनियां हैं, वो अच्छे से डेली का कह रहा हूँ, ईयर का अपना अच्छा खासा टर्नओवर निकालती हैं, तो ऐसे में जब और 10 कंपनियां विदेशी आ जाए तब ऐसा होता है। ठीक है, कि उद्योगों में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं तो नई फर्म जो कंपनियां हैं वो प्रवेश करती हैं, उससे उद्योग में उत्पादन बढ़ जाता है और बाजार की वस्तु की जो कीमत है वो घट जाती है। ठीक है, अतः लाभ घट जाते हैं और नई फार्मों का प्रवेश तब तक जारी रहता है जब तक कि असामान्य लाभ घटकर शून्य ना हो जाए। जो भर भर के लूट रहे थे उनको कम किया जाए। जब फार्मों की हानि होती है तो वे उद्योगों को छोड़ने लगती हैं, परिणाम स्वरूप उत्पादन घटता है, कीमत बढ़ती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हानि सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए। अतः सभी फार्मों में दीर्घकाल के सामान्य लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये था आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ओके, और कॉम्पिटिटिव क्या होता है बेसिकली। उसके बाद फीचर्स क्या हैं, फीचर्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहला है एक्सेसिव नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। कंप्लीट नॉलेज, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन फिल्म्स, इसका इम्प्लीकेशन क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा दूसरा वाला सैंपल पेपर है, इसको यहाँ पे अब पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आशा करता हूँ बच्चों कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, उन सभी क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रिपरेशन, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख लें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपका फीडबैक क्या है। ठीक है, बाकी अगेन ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में, अगले सैंपल पेपर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।